हेलो क्लास 11th। जैसे कि हम ये समरी वीडियोस बना रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस है क्लास 11th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी समरी वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। क्विक मैनर में इसके सभी के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहली बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किसे कहते हैं। सेट जो शब्द है ये हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ आए हैं। अब सवाल उठता है कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है। प्रोडक्ट का मतलब है जब आप एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करते हो, पर इसमें एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन नहीं की जाती, मतलब टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, पर उनके पेयर रखे जाते हैं। यानी हम सिर्फ उनके जोड़े बना बना के रखते हैं। जैसे देखिए, सोचिए एक एलिमेंट है ए, एक सेट है ए, और उस सेट में दो एलिमेंट है 1 और 2। तो 1 और 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हुए, इसे पढ़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी मतलब पहले ए सेट फिर बी सेट, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2 इंटू 3 यानी 6 एलिमेंट बनेंगे। यानी आप ऐसे कह दीजिए कि 6 पेयर बनेंगे। तो ये 6 पेयर कौन कौन से होंगे, देखो ये पेयर होंगे 1,3, 1,4 और 1,5, और ऐसे ही 2,3, 2,4 और 2,5। यानी जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो बेसिकली हम पहले ए की टर्म्स रखते हैं, बाद में बी की टर्म्स रखते हैं। पर जब हम बी क्रॉस ए करते हैं तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। यानी पहला एलिमेंट बी से होगा 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2, और फिर 5,1, 5,2। यानी आप ये बात समझ गए कि जब प्रोडक्ट ऑफ सेट किया जाता है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यानी बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहला एलिमेंट ए में से होगा, जबकि बी क्रॉस ए का मतलब है कि पहला एलिमेंट बी में से होगा। हाँ, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, जैसे 6 टर्म्स आई हैं तो 3 इंटू 2 यानी 6, यानी बी में कितने एलिमेंट थे, 3, मल्टीप्लाइड विद ए में कितने एलिमेंट थे, 2, तो मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। अब आगे देखते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ये मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं एग्जाम्पल बना के, ताकि आपका बेस और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे वो इस क्वेश्चन में हमें ये कह देता है कि देखिए डी क्रॉस डी में 9 एलिमेंट हैं। अब एक बात बताओ, अगर डी क्रॉस डी में 9 एलिमेंट हैं तो हमें ये बात पता है कि डी क्रॉस डी में एलिमेंट जितने होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी होगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी का स्क्वायर 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी का स्क्वायर 9 है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी 3 होंगे। यानी डी सेट में जरूर 3 एलिमेंट रहते होंगे, तभी तो 3 एलिमेंट इंटू 3 एलिमेंट करने पे 9 एलिमेंट बनेंगे। यानी डी क्रॉस डी में तभी तो 9 एलिमेंट बनेंगे। अब अगर डी क्रॉस डी 9 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी 3 है, यानी डी में 3 एलिमेंट आने चाहिए। डी में 3 एलिमेंट आने चाहिए। अब ये 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखिए उसने खुद ही बता रखा है कि -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। क्यों, क्योंकि डी क्रॉस डी में ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसने। बनेंगे तो 9 सेट, लेकिन 9 में से उसने 2 लिखे हुए। हमें एक बात पता है, पहला एलिमेंट भी डी में से होगा, दूसरा एलिमेंट भी डी में से होगा, तो इसे देखकर हमने डी निकाल लिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है पूरी तरह। अब सवाल उठता है जब वो हमें कहता है ऑर्डर ट्रिपलेट ए इंटू ए इंटू ए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जब हमें ए इंटू ए निकालना होता है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि आप 3 बार ए निकालें। जैसे सोचिए अगर ए में आता है -1,1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2। बताओ ए में कितने एलिमेंट रहते हैं, 2 एलिमेंट रहते हैं ए में। अब वो हमें कहता है ए क्रॉस ए निकालो। तो आप इसमें पता है क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो उसका आंसर आएगा फिर उसको ए क्रॉस ए को एक और बार ए से इंटू करेंगे,
तो 8 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो टोटल 8 एलिमेंट बनेंगे। पेयरिंग करनी है और कुछ नहीं करना, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। फिर कहते हैं इक्वल पेयर किसे कहते हैं? इक्वल पेयर कहने का मतलब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ जो पेयर के एलिमेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए एलिमेंट्स के बिल्कुल बराबर हों, यानी जो x है वो 3 के बराबर है और जो y है वो 4 के बराबर है, यानी x 3 के बराबर है, y 4 के बराबर है, और यही हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर है। बोलिए इतनी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब और आगे देखिए, सवाल उठता है रिलेशन का। अब अगर हम ये कहें कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देखो रिलेशन किसे कहते हैं मैं पहले जनरल भाषा में बताऊं। रिलेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल भाषा में कि कोई कंडीशन पूरी होगी, मतलब वो ना आपको कोई एक सेट देगा, जो सोचो वो आपको कोई एक सेट देगा A, कोई एक सेट देगा B, वो कहेगा A क्रॉस B में से एक रिलेशन बनाओ, A क्रॉस B में से एक रिलेशन बनाओ। अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि A क्रॉस B में ये 6 एलिमेंट आए थे, यानी वो कोई ऐसी बात लिख देगा जिस कंडीशन को पूरा करने के लिए इनमें से कौन कौन से पेयर्स पूरा करते हैं उन्हें वो लिखने होंगे। सर ये बात नहीं क्लियर हुई, एक बार दोबारा सुनते हैं। देखो अगर हमें रिलेशन निकालना है तो इसका मतलब होता है A क्रॉस A में से कुछ टर्म्स को उठाना है, यानी उसका एक सबसेट बनाना है टू सेटिस्फाई सम रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड। टू सेटिस्फाई सम रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड का मतलब है कि कोई कंडीशन, कोई रिलेशन उसने लिखा होगा वो पूरा होना चाहिए। आइए पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर वापस आता हूँ इस पर। जैसे देखिए इसमें उन्होंने कहा कि एक A है और जो A है वो 1 से लेके 14 तक है। जो A है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 14 तक। फिर वो कहता है कि आप मुझे रिलेशन बना के दीजिए x, y का, x, y का पेयर बना के दीजिए जिसमें 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। यानी ये वो कंडीशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। हम कह रहे थे ना कि कोई रिलेशन या कोई कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तो ये वो कंडीशन है कि ऐसे जोड़े बनाओ, ऐसे जोड़े बनाओ जिसमें 3x माइनस वाई करने पे 0 आ जाए, और जहाँ पे x भी A को बिलोंग करता हो और y भी A को बिलोंग करता हो। इस क्वेश्चन में दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं, यानी मैं ऐसे कहूँगा कि A में से ऐसे जोड़े बनाओ। देखो ज़रा A कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 14 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब वो कहता है ऐसे जोड़े बनाओ जहाँ 3x माइनस वाई 0 आता हो। 3x माइनस वाई, तो देखो 1 और 3 का एक जोड़ा बन गया, क्योंकि इसका 3 गुना करके अगर इसे माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो यानी आपके रिलेशन में पहला एलिमेंट कौन आ गया? रिलेशन में आपके रिलेशन में पहला सेट आया 1,3, अगला सेट आएगा 2,6, क्योंकि अगर आप 2 को 3 गुना करोगे, 2 को 3 गुना करोगे माइनस करोगे 6 तो 0 आ जाएगा। तो अगला सेट आ गया 2,6, उससे अगला आ जाएगा 3,9, उससे अगला आ जाएगा 4,12। बस जयराम जी की इससे आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे जी? 5,15 पे नहीं जा सकते। 5,15 पे नहीं। क्यों नहीं जा सकते 5,15 पे? इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि 15 तो है ही नहीं। तो यही हमारा रिलेशन है, बस यही हमारी ज़िंदगी है। यानी उसने कहा था कि A क्रॉस A में से कुछ ऐसे जोड़े निकाल के दिखाओ जो इस कंडीशन को पूरे कर रहे हो, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को पूरे कर रहे हो। और एक बात, इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं इनकी जो फर्स्ट टर्म है उसके सेट को कहते हैं डोमेन, यानी 1 2 3 और 4 ये डोमेन हो गया। और जो सेकंड रिटर्न एलिमेंट है 3 6 9 12 ये बन जाएंगे आपके रेंज। और ये ना ऊपर नीचे हो गया है, तो पहले डोमेन निकालिए। डोमेन होते हैं फर्स्ट रिटर्न एलिमेंट, और फिर रेंज निकाली। रेंज
ठीक है जी, आप डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, रेंज इसमें हो जाएगी 3, 6 और 9 और 12। और अब आती है बात कोडोमेन की। कोडोमेन का मतलब होता है एक वो बड़ा सेट जिसमें से हमने रेंज को सिलेक्ट किया है। इसे हिंदी में लिख लेना, कहीं एक बार दोबारा रिवाइंड करके इस वीडियो को देख के लिख लेना। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन का मतलब होता है वो बड़ा सेट जिसमें से रेंज को सिलेक्ट किया है। तो एक बात बताओ, रेंज को इधर से सिलेक्ट किया है, देखो जी, डोमेन को इधर से सिलेक्ट किया है, रेंज को इधर से सिलेक्ट किया है। रेंज को सिलेक्ट किया है 3, 6, 9, 12, तो ये हमारी रेंज हो गई। पर रेंज सिलेक्ट किस में से हुई है? एक बड़े सेट ए में से। तो ए जो है पूरे का पूरा वो बन गया कोडोमेन, यानी 1 से लेके 14 तक के सारे नंबर मिलकर बन गए कोडोमेन। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट रिटन एलिमेंट्स का गुच्छा जो सिलेक्ट हुए हैं। रेंज किसे कहते हैं? सेकंड रिटन एलिमेंट्स का गुच्छा। और कोडोमेन किसे कहते हैं? जिनमें से रेंज को सिलेक्ट किया है, जिस सेट में से रेंज को सिलेक्ट किया है उसे कहते हैं कोडोमेन। मुझे उम्मीद है कि इतना सुनने के बाद आपके क्वेश्चंस अब अपने आप होने लग जाएंगे। वैसे इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर के हैं वो भी जल्दी ही प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। आइए अब जरा आगे देखते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो अगर एक सेट ए है, एक सेट ए में मान लेते हैं ए एलिमेंट्स हैं, सोचो 3 एलिमेंट्स हैं मान लो, और मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो सोचो एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें कि 2 एलिमेंट है। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। तो इसमें पता है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? रिलेशन बन सकते हैं 2⁴ab, यानी 2⁻6, यानी कि आप कह सकते हैं 64 रिलेशंस बन सकते हैं। अगर ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो मल्टीप्लाई करके 6 एलिमेंट आएंगे। तो 2⁻6 इतने रिलेशंस बन सकते हैं ए से बी पे, ए के बी से कुल मिला के 64 रिलेशन बन सकते हैं। तो यहां पे आके हमारा आधा चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिलेशंस। लेकिन अब बात आती है फंक्शंस की। फंक्शन थोड़ा ज़्यादा तंग करता है कई बच्चों को, तो थोड़ा गहराई से सुनिएगा। अब सवाल उठता है फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन का मतलब होता है वो रिलेशन, यानी रिलेशन में से भी छांट के निकालते हैं। रिलेशन में से कुछ रिलेशंस को फंक्शन कहते हैं। और ये कौन से रिलेशन होते हैं जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें कि एक प्री इमेज का एक से ज़्यादा इमेज ना हो। सर ये क्या हो रहा है? प्री इमेज, इमेज। आओ मैं एक बात बताता हूँ। देखो इसी एग्जाम्पल में एक बात समझो। ये जिन्हें हमने सिलेक्ट किया था इन्हें हमने डोमेन कह दिया था। इधर जिन्हें हमने सिलेक्ट किया था उन्हें हमने रेंज कह दिया था, उनके सेट को। पर इन्हें अकेले अकेले को क्या कहा जाता है? इन अकेले अकेले को कहा जाता है प्री इमेज, और जो इधर थे उन्हें कहा जाता है इमेज। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट को अलग अलग कहते हैं प्री इमेज, और जो रेंज के अंदर अलग अलग एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को कहा जाता है इमेज। तो अगर देखिए फंक्शन किसे कहेंगे? सोचो ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन में एक प्री इमेज की एक इमेज है, तो ये रिलेशन अलाउड है। एक प्री इमेज की एक इमेज है तो भी ये रिलेशन अलाउड है। ये 1-1 रिलेशन है बेटा, 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन क्यों है? क्योंकि 1-1 इसलिए क्योंकि एक प्री इमेज की एक इमेज, तो 1-1 फंक्शन। यहां एक प्री इमेज की जो कई प्री इमेजेस की एक इमेज है, तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, मैनी आर कनेक्टेड टू वन, ये भी अलाउड है। इट कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन। बट एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, यानी एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। अगर ये होगी तो ये नॉट अ फंक्शन। बोलिए ये बात आपको समझ आ गई? तो अगर एक से एक कनेक्टेड हो तो ये फंक्शन है, बहुत सारे एक से कनेक्टेड हो तो भी फंक्शन है, पर एक अगर एक से ज़्यादा से कनेक्टेड है तो फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि वन प्री इमेज
हैज़ ओनली वन इमेज, वन प्री इमेज हैज़ ओनली वन इमेज। अब सुनिए, तो इसे ऐसे लिखा जाता है फंक्शन ऑफ ए टू बी। फंक्शन ऑफ ए टू बी मतलब पहला एलिमेंट ए में से होगा और दूसरा एलिमेंट बी में से होगा। यानी जब हम पेयर बनाएंगे ए कॉमा बी का, तो उसमें पहला एलिमेंट ए में से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी में से आएगा। इसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कहते हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू बी में ए को बोलते हैं प्री इमेज और बी को बोलते हैं इमेज। जैसे सोचो, अगर मैं बोलता हूँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, मान लो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने x की जगह पे, मान लेते हैं कि आपने x की जगह पे 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो एक बात बताओ, इधर fx की वैल्यू क्या आएगी? जब 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 2, जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू आएगी 3, 2 रखोगे तो वैल्यू आएगी 4, 3 रखोगे तो वैल्यू आएगी 11। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 0, 1, 2, 3 ये सब प्री इमेजेस हैं। ये सब क्या है? प्री इमेज। और ये जो बनी है ये इमेज बनी है, तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि एक प्री इमेज की एक इमेज है, एक प्री इमेज की एक इमेज बन रही है हमारे लिए इस छोटे से टाइप में जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट करी है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। कुछ स्कूल्स में आते हैं, कुछ स्कूल में बिल्कुल नहीं आते। अगर आपके स्कूल में कराए गए हैं तो ज़रूर ये पार्ट देखिएगा, वरना फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वैसे ये एनसीईआरटी के अंदर सारे के सारे ड्रॉन हैं, तो मुझे लगता है पढ़कर सबको जाना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जब एफ एक्स एक्स के बराबर है, यानी इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि y जो है वो x के बराबर है। अब एक बात बताइए, अगर x और y बराबर है, अगर 0 होगा 0 होगा, 1 होगा 1 होगा, 2 होगा 2 होगा, तो ये फंक्शन का डायग्राम कैसा बनेगा? ये डायग्राम ऐसे ओरिजिन को चीरती हुई सीधी सीधी लाइन चली जाएगी, क्योंकि जब 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। यानी अगर x 0 है तो y 0 है, x 2 है तो y 2 है, तो ये ऐसी लाइन बनेगी। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब उसमें जान ही नहीं है, उसकी हमेशा वैल्यू सीधी सीधी कांस्टेंट रहती है। जैसे अगर मैं कहूँ एफ एक्स की वैल्यू 2 है, यानी y की वैल्यू 2 है, यानी इसका मतलब हुआ कि आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे y की वैल्यू 2 ही रहेगी। अगर y की वैल्यू 2 रहेगी तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, y इक्वल टू 2 की लाइन। इसे कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की जो लाइन होती है वो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होती है। अब आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो, पॉलिनोमियल में ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक ही होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन तो कितने भी बन सकते हैं। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल लिया है पॉलिनोमियल में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है इनफैक्ट। तो अगर आप एक्स स्क्वायर लिख देते हो, तो आप जब इसे प्लॉट करोगे तो इसका मतलब होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप इसके लिए बॉक्स बनाओगे, यानी आप x और y की अलग अलग वैल्यूज़ रखोगे और प्लॉटिंग करके देखोगे, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग यू शेप कर्व बन जाएगा। जब हमने इनिशियली ये चैप्टर पढ़ाया था तब ये बताया नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन आज मैं इसे बता सकता हूँ, क्योंकि अब आप कोनिक सेक्शन पढ़ने के बाद रिवीजन कर रहे हो। तो जिन बच्चों ने कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है क्लास 11th में, उन्हें बात ध्यान होगी कि ये पैराबोला की फिगर है। क्योंकि याद करिएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती थी, तो ये पैराबोला बन जाएगा। फिर आ जाता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब जिसे हम कहते हैं p बाई क्यू की फॉर्म और q नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म अगर हम बोलते हैं, तो उसके अंदर डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसे ही आप बॉक्स बनाएंगे, x y की वैल्यू लेंगे, तो ऐसे कर्व बनेंगे। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग पर्पज से 1 मार्क के लिए आ सकता है। अगर आ गया तो आप ज़रूर उसे बना के आइएगा। इसमें मैं बड़ी सिंपल सी आपको अप्रोच बता रहा हूँ। आप कुछ याद ना करके जाएं, मेहनत ना करें। आप एग्ज़ाम में जाकर सिर्फ एक बॉक्स बनाएं ये वाला, और हो सके तो इस बॉक्स में 7-8 कॉलम्स बनाएं और x की अलग अलग वैल्यू रख के y डिराइव करते रहो। कुछ पॉजिटिव वैल्यू रख के, कुछ नेगेटिव वैल्यू रख के, और प्लॉट कर दो बस उसे फ्री हैंड से। मॉड्यूलस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। मॉड्यूलस बड़े काम की चीज़ है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि अंदर कुछ भी हो पर नेट रिजल्ट जो बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं मॉड्यूलस पे थोड़ी बात बढ़ाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूलस जो है वो एक्चुअली में क्या होता है? मॉड्यूलस एक फंक्शन नहीं होता, मॉड्यूलस 2 फंक्शन होते हैं। मॉड्यूलस वर्ड का मतलब क्या होता है? वो ये कहता है कि जो फंक्शन है उसका आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। यानी अगर आंसर पॉजिटिव है
तो अच्छी बात है, x रखो। पर अगर आंसर अंदर नेगेटिव है, अगर अंदर नेगेटिव है तो उसे -x रख दो, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैं दोबारा कहता हूँ, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि जो फंक्शन है उसमें अगर अंदर लिखी हुई चीज़ यानी x अगर पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव ही रहने दो, पर अगर लिखी हुई अंदर वाली चीज़ नेगेटिव है तो उसके आगे एक और माइनस डाल दो, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। देखिए, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका आंसर x, यानी अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उसका आंसर वही रहेगा। पर अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है यानी अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसका आंसर -x रख लीजिए। -x का मतलब होगा नेगेटिव ऑफ x। नेगेटिव ऑफ x मतलब x का नेगेटिव मतलब नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 से छोटे में वो पहले ही नेगेटिव होगा, नेगेटिव का नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। अब सवाल उठता है सिग्नम फंक्शन का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है सिग्नम, और जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, इसके बारे में कई बार एग्जाम में आ चुका है बनाने को। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? सिग्नम फंक्शन कहता है कि भैया देखो, कोई भी फंक्शन हो उसके आंसर 3 ही होंगे। अगर x पॉजिटिव है तो आंसर होगा 1, अगर x 0 है तो आंसर होगा 0, और अगर x नेगेटिव है तो आंसर होगा -1। सर ये क्या बात हुई? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं बॉक्स बना के दिखाऊं आपको, देखो अगर x हुआ मान लेते हैं -2 तो भी आंसर होगा -1, अगर x हुआ -1 तो भी आंसर होगा -1, अगर x होगा 0 तो भी y 0, अगर x 1 तो आंसर 1, अगर x 2 तो भी आंसर 1, अगर x 3 तो भी आंसर 1। यानी आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, y 1 हो जाएगा। आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जरा आगे देखिए, इसे आप प्लॉट कैसे करेंगे? इसमें 0,0 आंसर है, और अगर x पॉजिटिव है तो 0 को छोड़कर बाकी सबके लिए आंसर 1 है, और अगर x नेगेटिव है तो 0 वाली पोजीशन को छोड़कर बाकी सबके लिए आंसर -1 है। यानी मैंने आपको 3 आंसर बताए, कौन कौन से? अगर x पॉजिटिव है तो आंसर होगा 1, और अगर x नेगेटिव है तो आंसर होगा -1, और अगर x 0 है तो आंसर होगा 0। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा जी, सिग्नम फंक्शन जरूर रिवाइज करके जाइएगा। अब आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं ऐसे ही शॉर्ट में समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि आपके पास लिखा हुआ नंबर अगर खुद इंटीजर है, जैसे 2, तो वो खुद आंसर होगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, जैसे 2.1, 2.99, तो उसका आंसर होगा प्रीसीडिंग नियरेस्ट इंटीजर। प्रीसीडिंग नियरेस्ट इंटीजर, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला। तो दोस्तों 2.1 से पहले इंटीजर कौन सा आता है? 2। 2.99 से पहले इंटीजर कौन सा आता है? वो भी 2। तो ध्यान रखिएगा, 3 नहीं लिखेंगे, इसे भी 2 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? अगर तो इंटीजर है तो वो खुद आंसर है, पर अगर इंटीजर नहीं है तो उससे प्रीसीडिंग नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट प्रीसीडिंग इंटीजर चाहिए। अच्छा, नेगेटिव में फंस जाता है बच्चा। अगर -2.1 होगा तो उससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर जो है बेटे वो -3 होगा, -2 नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वाली लाइन में -2 बड़ा होता है। हमें बड़े पे नहीं जाना, सोचो नंबर लाइन पे हमें बड़े पे नहीं जाना, हमें प्रीसीडिंग नियरेस्ट इंटीजर को देखना है, पहले वाले को। तो -2.1 से पहले वाला इंटीजर -3 होगा नंबर लाइन। मैं बना के दिखा देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है। इधर देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब अगर हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये हमारा आंसर होगा
1 से पहले पहले तक, फिर 1 पे इसलिए यहाँ ओपन सर्कल आएगा, फिर 1 से लेके 2 तक का आंसर होगा पर 2 पे ओपन सर्कल आएगा, फिर 2 से 3 तक पर 3 पे ओपन सर्कल आएगा। ऐसे ही हमेशा जो लास्ट पॉइंट है वो ओपन सर्कल। तो मैं ऐसे कई बार ये भी कहता हूँ कि सीढ़ियाँ बनेंगी पर सीढ़ियों का एंड पॉइंट हमेशा ओपन होगा, एंड पॉइंट हमेशा ओपन होगा। ये बनेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम। अब आगे देखते हैं, अगला है अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। ये तो बच्चों वाली बात है कि देखो अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो आप उन्हें अलग अलग ऐड करके भी दिखा सकते हो। दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो आप उन्हें अलग अलग माइनस करके भी दिखा सकते हो। प्रोडक्ट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करके अलग अलग दिखा सकते हो। मतलब आप फंक्शंस को अलग अलग कर सकते हो, यानी फंक्शंस बड़े, आप ये कह सकते हो बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको प्लस भी अलग कर सकते हो, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। लिमिट्स भी फ्लेक्सिबल होती हैं और फंक्शंस भी फ्लेक्सिबल होते हैं रियल नंबर्स के। फिर एक दो अच्छे क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के। इसमें कहता है कि अगर एफ की वैल्यू -x मॉड है तो इसकी डोमेन और रेंज निकालो। देखो बस आप इनकी रेंज और डोमेन निकालेंगे तो आप खुद, बट मैं एक बात बता दूं कि आपने ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी आंसर नॉन रियल ना आए। नॉन रियल ना आए का मतलब होता है अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए और साथ ही साथ डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने कौन कौन सी दो बातें बोली? आप कोई भी वैल्यू ऑफ x रखो, कोई भी वैल्यू ऑफ x रखो, लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। तो हम कहते हैं डोमेन और रेंज आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। फिर एक बात थी कि इसमें चेक करो फंक्शन। देखिए अगर यहाँ पे 2 है और 5 है और ये दोनों 1 से कनेक्टेड हैं, 2 भी 1 से कनेक्टेड है, 5 भी 1 से, तो ये फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है मैनी वन फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन है पर यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 और 5 है। 2 का कनेक्शन 1 से भी है और 2 का कनेक्शन 5 से भी है, तो ये नॉट अ फंक्शन। बताइए ये फंक्शन क्यों नहीं है? दोस्तों ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक प्री इमेज की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है। एक प्री इमेज की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस एक शॉर्ट वीडियो से आपको अपने रिलेशन फंक्शन के कई कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। बने रहे हमारे साथ और ऐसी कई वीडियोस के लिए जिसमें हम पूरी क्लास 11th को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिवाइज कराएंगे और उसके बाद एग्जाम्पलर और मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको देंगे। टेक केयर, लव यू ऑल।